लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक तारीख रकम की है। 12 घंटे तवील कामयाब सर्जरी की, बच्चे के कटे हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। नन्हे काशिफ को हाथ मिले तो वालिदैन को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई है। हम इनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे, पहले आपको दानियाल उमर की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है दीपालपुर का 5 साला काशिफ, जिसके दोनों हाथ चारा काटने वाले टोके से कटकर बाजुओं से अलहदा हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर असलम राव की सरबराही में प्लास्टिक सर्जन्स पर मुश्तमिल टीम ने रात 10 बजे से 12 घंटे लंबा ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में पहली बार दोनों कट जाने वाले हाथों की कामयाब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे के हाथ नाजुक होने के बाइस ऑपरेशन का अमल पेचीदा था। अगर कोई ऐसा सानिया पेश आता है किसी के साथ तो उस कटे हुए हिस्से को फौरी तौर पे धो के साफ कपड़े में लपेटें और किसी साफ प्लास्टिक के जार में या किसी भी बर्तन में उसको सील कर लें और उसके गिर्द बर्फ़ भर दें ताकि उसका टेम्परेचर कम रहे। विद इन 6 आवर्स हमारा ये टारगेट होता है कि वो हमारे पास पहुँच जाए तो हम उनको रीप्लांटेशन कर सकते हैं। इसका स्टेज 1 हुआ, दोनों हाथ की खून की गर्दिश मेंटेन हो गई। अब इसके नेक्स्ट फेज में हम जाएंगे। अब तकरीबन अल्लाह का फजल 1.5 माह हो गया है। इस बच्चे की ट्रीटमेंट में 1 साल तक लग सकता है। काशिफ के चेहरे पर लौटने वाली हंसी डॉक्टर्स की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। बेटे के दोनों हाथ वापस मिल जाने पर काशिफ की वालदा चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स को दुआएं देने लगी। बड़े खुश होने साडे पुत्र दे हाथ ठीक हो गए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ बड़ी खुशी है ਜਾਂਦੀ भी ਹੁਣ ਟੁਰਦਾ भी हैगा है। जिधर मैं जावा मेरे नाल आंदा अम्मी मैंने नाल ले जाने मैंने छाड़ देना। सर्जन्स के मुताबिक इससे पहले एक हाथ कटने के 50 कामयाब ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। काशिफ तो बर वक्त इलाज मिलने पर जिंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू हो गया है, मगर अगर मशीनी आलात इस्तेमाल करने वाले इन पर एहतियाती तदाबीर अपनाएं, इन्हें महफूज बनाएं तो किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। कैमरामैन नवीद रमज़ान के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो हमारे हीरो डॉक्टर वसीम हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया उन्होंने और उनकी टीम ने। पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जन है आप डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, इतना ज़बरदस्त ये काम हुआ है। थोड़ा सा मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ से करना चाहूँगा कि ये बच्चा आप तक लाया गया, किस सिचुएशन में आया था, क्या हुआ था इसके साथ, कैसे ये इस नहज तक आया था? काशिफ हमारे पास प्रेजेंट हुआ था टोका इंजरी के साथ और इसके दोनों हाथ कट के वो शॉपर में ही लेके आए थे जिसके आसपास बर्फ़ रखी हुई थी। और हाथ को हमने जब देखा तो ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था क्योंकि हमारे पास पहली दफ़ा ऐसा केस आया था जिसमें दोनों हाथ कट चुके थे टोका मशीन के साथ। और इसमें की हिस्ट्री ये है कि एक ये काशिफ मशीन जो इलेक्ट्रिक टोका है उसके साथ खेल रहा था और दूसरे बच्चे ने मशीन ऑन कर दी, जिसकी वजह से विद इन सेकेंड्स इसके दोनों हाथ कट के अलहदा हो गए। और अनफॉर्चुनेटली घर में उस टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी खून भी ज़ाया हो गया था। और उसके बाद ये DHQ उकाड़ा वहाँ रेफ़र हुए, वहाँ से डॉक्टर साहिबान ने काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट की। उन्होंने हाथ को प्रिज़र्व करके लाहौर हमारे पास रेफ़र कर दिया। तो एक काफ़ी मुश्किल मरहला था क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी ये एक बड़ा मुख्तसर डिपार्टमेंट है और अब 2017 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफिशियली रिकग्नाइज़ हुआ था। और इसमें हमारे पास उस दिन 4 लोगों की टीम थी जिसमें कि मेरी और डॉक्टर सलमान और डॉक्टर असलम और डॉक्टर फरहान गोहर की। तो हम लोगों ने जब ये सर्जरी स्टार्ट की तो एक बड़ा चैलेंजिंग था, हमें अंदाज़ा नहीं था कि क्या हम इस हाथ को कामयाबी से जोड़ पाएंगे दोनों हाथों को कि नहीं, या ये सर्जरी की भी जाए या ना की जाए, क्योंकि बच्चे के खून बहुत ज़ाया हो चुका था। लेकिन फिर इनका सारी जो टीम थी जिसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारी जो बाकी पैरामेडिक्स और नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, फिर उसमें हमारी जो टीम एनेस्थीसिया की टीम से डिस्कशन के बाद हमने इस केस को स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 घंटे की सर्जरी थी और जो सर्जरी का प्रोसेस आगे चलता गया तो हमें यकीन होना शुरू हो गया कि इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें अब ज़रा इस सर्जरी की स्टोरी बताइए
कितने घंटे पे ये मुहित थी और पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला वाक़या है या इससे पहले भी इस तरीके की सर्जरीज हो चुकी हैं? प्लीज़ हमें ये भी बताइए। जो एक हाथ जोड़ने की सर्जरीज वो तो पाकिस्तान में मल्टीपल हो चुकी हैं और हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कमोवेश 50 से 55 के करीब सर्जरीज कर चुके हैं। आम तौर पे हमारे पास एनुअली एक हाथ कटा हुआ जो बच्चे आते हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 से 50 के करीब है, जो कि एक साल में हमारे पास आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात वो हम तक जब पहुंचते हैं वो कटा हुआ हाथ, तो वो हाथ ऑलरेडी ज़ाया होता है, क्योंकि हमारे पास उसका पहुंचने का ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है। अगर वो कोई भी हाथ जो कट जाता है उसको आइडियली हमारे पास जितना जल्दी हो सके पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 6 से 8 घंटे के बाद वो हाथ वापस लगाने के काबिल नहीं रहता, तो जिस वजह से इनकी सक्सेस रेट और भी कम हो जाता है और इनके बचने का चांस कम हो जाता है। जहाँ तक बात है ये पहले नौइयत का केस है जो कि कामयाब हुआ। इससे पहले एक दफ़ा एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सका था। इसी तरह पंजाब के एक और हॉस्पिटल में अटेम्प्ट किया गया था दोनों हाथ को लगाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कामयाब नहीं हो सका था। तो ये पाकिस्तान में पहला केस है जिसमें कि दोनों हाथ लगाया गया। वैसे हमने एशिया में स्टडी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, सेफ्टी मेजर्स की तरफ जा चुकी है, तो एशिया में हमारे नॉलेज में कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि एक सादा सी मशीन की वजह से दोनों हाथ किसी के कट सकते हों। शायद कोई और स्टेट डेफिनेटली एक केस या 2 केस कहीं आए भी होते तो उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार कर लिए होते। अच्छा डॉक्टर साहब, किन मुश्किलात का सामना रहा आपको सर्जरी में? एक तो ऑब्वियसली दोनों हाथ का आप मुझे बता रहे हैं, तो ये तो अपने आप में ख़ुद एक कॉम्प्लेक्सिटी है। इस तरह की सर्जरीज़ में वो कौन सी फ़ाइन ट्यूनिंग, वो कौन सी बारीकियां हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना होता है? हमें सबसे ज़्यादा इसमें टेक्निकल इशू होता है लाइफ एंड हैंड के बच्चे, क्योंकि ऐसा बच्चा जब आता है हाथ कटा हुआ उसका खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ होता है और उस सिचुएशन में हमारे पास इस चीज़ को बैलेंस रखना कि क्या हाथ की सर्जरी कब तक कंटिन्यू की जाए, क्योंकि अगर हम लाइफ फर्स्ट एक जनरल प्रिंसिपल है कि ज़िंदगी पहले हाथ उसके बाद में, तो हमने इस चीज़ को बैलेंस रख के चलना पड़ता है कि दोनों हाथ कट चुके हैं, खून बहुत ज़ाया हो चुका है, तो कहीं ये ना हो हम हाथ बचाने के कोशिश में कहीं बच्चे की जान को कोई नुकसान ना हो जाए। एक तो ये आस्पेक्ट होता है। दूसरा आस्पेक्ट ये होता है कि इसमें बहुत फाइन सूचरिंग जो कि माइक्रोस्कोप में हम आम तौर पे करते हैं, और एक बहुत फाइन धागा जो कि आम तौर पे इंसानी आंख उसको नहीं देख सकती, 80, 90, 10, और जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो उस धागे के साथ उसकी सारी स्टिचिंग की जाती है। यानी इतना ये डेलिकेट काम है कि आप ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं हो सकते, लेकिन ये काम आपने, आपकी टीम ने किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत कि आपने इतना बड़ा इक़दाम उठाया कि किसी की ज़िंदगी जो है वो बचाई। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। हमारे माशरे में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिस पे हमें देख के सोचने की ज़रूरत आन पड़ती है कि आखिर किस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं। कराची का इलाका है मारवी गोट, 8 साला बच्चे को कत्ल किया गया यहाँ पे। अब इसमें मुलविस मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, लेकिन वालिदैन को, लवाहिकीन को कैसे चैन आए? मक़तूल के लवाहिकीन अहले इलाका ने वाक़े के ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया है। इस पर शाहनवाज़ कादरी की रिपोर्ट देखते फिर इस पर बात करते हैं। कराची के उमर मारवी गोट की इस गली से मासूम शाकिर का आज जनाजा ले जाया जा रहा है, जहां कल तक वो खेला करता था। दूसरी जमात के तालिब इल्म को हफ्ते की रात ज्यादती के बाद तेज धार आले से कत्ल किया गया और उसकी लाश निजी लाइब्रेरी से मिली थी। पुलिस ने जाया वकुआ से एक 18 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जब मैं आया हूँ, मैंने जब कुंडी बाहर से खोली है, क्योंकि बच्चे ने जब दरवाज़ा बचाया,
अंदर गया तो एक लड़का उल्टा सा लेटा पड़ा हुआ था जिसकी कमीज़ नहीं पहनी हुई थी। उसने अंदर कपड़े धोने की भी कोशिश की, कपड़े भी धोए हैं ताकि वो अपने निशानात मिटा सके, पर उसको इतना मौका नहीं मिला कि वो बाहर भाग सके। वो लड़का जो बच्चा था उसने बाहर से लॉक कर दिया। बाहर से मेरे जो छोटा कज़न है उसने बाहर से कुंडी लगा दी। गम की तस्वीर बने मासूम शाकिर के अहले खाना ने बच्चे की लाश नेशनल हाईवे पर रख कर एहतजाज किया और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मकतूल के वालिद ने लाइब्रेरी में मंशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया है। अहले इलाका भी मकतूल के वालिद के इलाके में मंशियात आम होने के इल्ज़ाम की तस्दीक कर रहे हैं। उमर मारवी गोड मंशियात का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल, यहाँ पे आइस का नशा होता है, अफीम का नशा होता है, चर्स का नशा होता है। SHO शाह लतीफ़ को पता है, SSP को पता है। कई बार हमने गुलाम नबी मेमन साहब को जो है वो SMS किए, व्हाट्सएप किए, लेकिन कान नहीं धर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये इमारत मेहमान खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इमारत में मुकीम 17 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन अहले खाना कहते हैं कि गिरफ्तार मुल्जिम अकेला नहीं हो सकता, बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और कराची का एक और मसला, सालों का मसला एक बार फिर सर उठा रहा है, बदतरीन लोड शेडिंग। ऐसे में जमात इस्लामी वो जमात है जो नज़र आती है कि वो एहतजाज करेगी और ऐलान भी कर दिया है सड़कों पर निकलने का। शहर भर में के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। चाहे गवर्नर मोहम्मद जुबैर हो या गवर्नर इमरान इस्माइल हो, ये गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक माफिया का सहूलतकार बनकर कराची के अवाम को बर्बाद करने का सबब बनता रहा। ये 2005 में बिका था इदारा, तो उस वक्त तो MQM और मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और इन्होंने मिलकर 16 अरब रुपए में किसके इलेक्ट्रिक इदारे को बेचा था। उस वक्त गवर्नर हाउस में इशरतुल इबाद साहब विराजमान थे और आज तक भी ये सिलसिला जारी है कि जब बहरान पैदा होता है तो इस माफिया को सपोर्ट मिलती है, कराची के आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। इस वक्त इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं बच्चों, आप मुझे बताएं कैसे पढ़ सकते हैं हमारे बच्चे। कल पीर के दिन मंडे 16 मई को हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो के इलेक्ट्रिक की IBCs हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर जो हैं, इनके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनके IBCs पर एहतजाज करेंगे। हालात कुछ भी हों, मुल्क की सतह पर जो भी इशूज़ हों, हम कराची के इस मसले को पीछे नहीं करेंगे और कराची के अवाम की तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू भी आपने सुनी, हमने मदऊ किया है हाफिज़ नईम रहमान साहब को। आप अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो कराची की है उसके ख़िलाफ़ सबसे मौसर आवाज़ अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। आप सब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। बताइएगा थोड़ा सा प्लान हम आपने शेयर भी किया है, हमसे भी शेयर कीजिएगा, कहाँ कहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं? तमाम IBCs के बाहर करेंगे? देखिए तकरीबन यहाँ पर 28-29 IBCs हैं, तो हमने कहा है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1 या 2 IBCs के ऊपर अभी एहतजाज किया जाए और हमने ये भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हम हेड ऑफिस के ऊपर भी एहतजाज करेंगे। हमने 48 घंटे कहे थे, फिर हमने एक मॉनिटरिंग सेल बनाया लोड शेडिंग का। तो ये बात सही है कि पिछले जब हमारा ये प्रेशर डेवलप हुआ तो उसके नतीजे में 20-30% लोड शेडिंग में फर्क आया है। जितनी बात है उतनी बयान करनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये मसले का हल नहीं है कि हम एहतजाज करें, आप लोड शेडिंग कम कर दें और उसके बाद जब एहतजाज खत्म हो तो दोबारा से इसी तरह अज़ाब में मुब्तला करें, क्योंकि कोई और आवाज़ तो है नहीं, ना हुकूमत कुछ करती है, ना पार्टियां कुछ करती हैं, लोगों को फुर्सत ही नहीं है कराची को देखने के लिए। तो इसलिए इसका मुसलसल हल होना चाहिए। इसलिए हमने इस एहतजाज को बरकरार रखा है कि हम IBCs पर एहतजाज करें और फिर उसके बाद भी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। असल बात तो ये कि अब हुकूमत को इंटरवेंशन करनी चाहिए ना। हुकूमत है ना, कराची जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, और हम दस्तगीर जब ऐलान करते हैं कि पूरे मुल्क में हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी तो वो कराची तो उनको अपना मुल्क का हिस्सा नजर नहीं आता। यही माइंड सेट पिछली हुकूमत का था, PTI की, यही माइंड सेट पीपल्स पार्टी का होता है। कराची को सिर्फ खाने के लिए है और लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम तो इसीलिए आवाज उठाते हैं। शहरियों का भी फर्ज बनता है कि वो जमात इस्लामी के हाथ मजबूत करें, एहतजाजों में शरीक भी हों और अपनी मौसर आवाज बुलंद करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हम नेपरा में भी चाहते हैं। देखिए हम सिर्फ ऐलान नहीं करते, नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जहाँ तय होता है कि इनका टैरिफ क्या होगा, इनको फ्री एडजस्टमेंट कितना मिलेगा। सिवाय जमात इस्लामी के 14 सीटें PTI ने ली थी, 4 सीटें MQM ने ली थी। 35 साल से MQM इक़्तिदार में शरीक है, पीपल्स पार्टी 14 साल से इक़्तिदार में है। लेकिन कराची का ये मुकदमा लड़ने के लिए कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, PTI कोई नेपरा में नहीं आती, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो एक माफियाई तर्ज अमल है ये बहुत वाज़ेह है, छप चुका है, मीडिया में चल चुका है कि अबराज
रूप से इन सब लोगों ने फायदा हासिल किया है, क्या नून लीग, क्या पीटीआई, क्या पीपल्स पार्टी, क्या एमक्यू। जब आप पैसा पकड़ेंगे उनसे तो आप कैसे कराची के अवाम की तर्जुमानी करेंगे? आज तक कोई तरदीद कर भी नहीं सका, ना कर सकते हैं, इसलिए कि सब चीजें छपी हुई मौजूद हैं, इनकार ही नहीं कर सकते। तो ये इसलिए हमें तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तो आवाज उठाएं, और ये अब हुकूमत का काम है, हम उस पर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि आप आए बीच में और इनका लाइसेंस कैंसिल करें, एक्सक्लूसिविटी खत्म करें, मोनोपोलाइज जो सिस्टम बनाया हुआ है, नई कंपनियों को इन्वाइट करें। देखें, ये कहते हैं एग्रीमेंट है, भाई एग्रीमेंट तो इसलिए होता है ना उस पर अमल दरामद हो। चलो कोई आदमी 10% अमल दरामद ना करे, 20% ना करे, आप उसको गुंजाइश देते हैं। 17 साल में इन्होंने एग्रीमेंट के ऊपर 80% अमल दरामद नहीं किया होगा, मैं बहुत मोहतात बता रहा हूँ। जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो नहीं की, 3.5 78% बढ़ गए, और जनरेशन में इजाफा से 17% किया, जब पे तय हुआ था कि सेल्फ सफिशिएंट होंगे। अब भी 1200 मेगावाट नेशनल ग्रिड दे रहा है, और ये जो है वो कहते हैं कि हमें गैस फराम, बगैर मुआहदे के इनको गैस फराम की जा रही है, और फिर भी उसके बावजूद ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। जिन इलाकों को लोड शेडिंग फ्री किया है वहां भी लोड शेडिंग हो रही है। तो किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल बात नहीं है कि एक माफिया बन जाए, एक प्राइवेट कंपनी, और जो चाहे करे, और कोई हुकूमत उसको लगाम देने के लिए तैयार ना हो। इनकी तो करतूत सामने लाकर, बल्कि मैं तो कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट करें। हमारा तो मुतालबा ये है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कौन इसमें मुलव्वस है। हाफिज साहब, कराची के अवाम को सभी लूटते हैं भाई। हाफिज साहब, ये जो आपने बात की है ना, एक तो होता है लूटना, और अब एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे मामला चलाना। अगर बिल भरने में आखिरी दिन रह जाए या एक दिन ताखीर हो जाए ना, तो फ़ोन आते हैं अब मोबाइल पे। इसके अलावा एक जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए हुए लोग, वो तार काटने आते हैं गाड़ियों में भर के, और वो किसी को देखते नहीं कि घर में कोई मर्द है या खातिन है, वो बिला तफरीक के बदतमीज़ी करके जाते हैं। मुझे बताएं कि ये तमाम तर जो हैं बातें, अब ये जो कराची के लोग सह रहे हैं, इसमें कराची के लोगों का भी कसूर है। वो बर्दाश्त करते हैं ये चीज़ें, उनके मोबाइल पे फ़ोन आते हैं कि बिल भर दें वरना आपके साथ ये हो जाएगा। वो बर्दाश्त करते हैं उन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को कि जो आते हैं बदमाशी करते हैं और वो तार काट के चले जाते हैं, और ये भी बर्दाश्त करते हैं कि जो असर रसूख वाले हैं उनके यहाँ आज भी कुंडे लगे हुए हैं, उनको कोई नहीं छेड़ता क्योंकि उनका कोई चाचा मामा ताया बैठा हुआ है किसी दफ्तर में, और वो उनको कह रहे हैं कि तुम जो है वो कच्चे पर्चे पे जो 1500-1000 रुपये वो भरते रहो, और बाकी जो कराची के अवाम है वो बेवकूफ़ हैं कि जो इतने भारी भारी बिल भरते रहें। लोगों का कसूर है, लोगों को निकलना पड़ेगा। भाई आपने तो ऐसा नक्शा खींचा है, देखें ये वो हमारी जिद्दोजहद है जिसके नतीजे में अब ये जुबान बनी है, वरना यकीन करें लोगों को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम 1 दिन 2 दिन लेट हो जाएं तो हमारी बिजली काटने के लिए थर्ड पार्टी, पहले तो ये अस्करी विंग के लोग होते थे, ये एमक्यूएम के, ये गैंगवार के, पीपल्स पार्टी ने जो बनाया हुआ था धंधा, और ये सब लोग इनके पेरोल पे होते थे। अब जाहिर है कि ये माफियाज तो मौजूद ही होती है ना, पार्टियों की अगर रेंजर्स के ऑपरेशन के नतीजे में कुछ गिरफ्त कमजोर हुई है तो ये माफियाज तो पाल चुके हैं ना। ये तो यही माफियाज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर ऐसे लोगों को सामने रखकर लोगों को तंग करते हैं। और होता क्या है कि इनको इनके 100 अरब रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा हैं सुई साउदर्न गैस के, जो पाकिस्तान का इदारा है, एक प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान के इदारे की मकरूज है 100 अरब रुपए की, वो मुआहिदा एक तरफ कर दिया गया और गैस सप्लाई की जा रही है। क्यों भाई, इनको यहाँ से हटाओ, अगर गैस देनी है कौमी तहवील में लो, नई कंपनियों को इनवाइट करो। ये कौन लोग हैं ऐसे, कौन से ताकतवर लोग हैं कि जिनके आगे सब लोग हाथ जोड़कर बैठे होते हैं, और इसमें कोई रियासती इदारे भी अपना अमल दखल नहीं दिखाते, या तो रियासती इदारे किसी भी काम में ना आते हो ना सामने। अभी देखें लाइट चली गई है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ इस्लामाबाद में रहता हूँ, अभी अभी गई है लाइट, ये हाल है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये ना कोई इदारे से बीच में आते हैं, ना हुकूमतें कुछ करती हैं। 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, लेकिन बाकी तमाम चीजों पर नस्ला टावर गिरा दो, नस्ला टावर फोड़ा दो, इस पर तो गुफ्तगू होती रही कि इलेक्ट्रिक का केस चलता है, सिवाय 2-4 बातें करने के कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये एक्सक्लूसिविटी वाला केस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बदकिस्मती से इस पर अपना किरदार अदा नहीं किया, जिससे कराची के अवाम में ये होता है कि भाई आप हमारे मकान गिराने के लिए तो इतने एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब हम बिलबिला रहे होते हैं तो आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए अवाम का कसूर क्या है, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। अवाम का कसूर ये है कि इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है मुल्क में, जलसों के मुकाबले में जलसे हो रहे हैं, किसी का मौजू है अवाम, किसी का मौजू है कराची के 3.5 करोड़ लोग इसी मुल्क में रहते हैं, किसी का मौजू है, लेकिन हवाओं पर, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन के ऊपर देख देख कर भर भर के वोट डाल देते हैं। कुछ डाल देते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको मजीद आगे बढ़ा देते हैं, और फिर मजीद 4-4, 5-5 साल हम भुगतते रहते हैं। भाई जमात इस्लामी आपके लिए जिद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है,
सड़कों पे निकलते हैं, हमें इख्तियार मिला तो हमने 4 साल में 40 साल के बराबर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। कोई हमारे पर उंगली नहीं उठा सकता। अमानत दयानत और विजन से काम किया, टीम वर्क से काम किया और डेवलप किया कराची को। इस वक्त भी हमारे अल खिदमत के इदारे काम कर रहे हैं, मेडिकल सेंटर चल रहे हैं, पानी के प्लांट चल रहे हैं। तो फिर कराची के अवाम को ये भी तो चाहिए ना कि अपनी जेन्युइन लीडरशिप को मुंतखब करें और बलदियाती इंतखाब आ रहा है, फैसला करें। उस जगह पैर रखने की जगह देंगे तो हम ज्यादा ताकत से बात कर सकेंगे ना। और अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो भुगतते रहे फिर। लेकिन बहरहाल अब एक टर्न आया है, मैंने देखा कैंटोनमेंट इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपने आप को तब्दील किया और जमात इस्लामी को एक अच्छा एतमाद किया है। और हाफिज साहब, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आप जो आवाज़ उठा रहे हैं कराची के लोग जो है उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, क्योंकि बर्दाश्त अगर करते रहें तो वो भी अपने ऊपर जुल्म है। आपका बहुत शुक्रिया। हमने कई से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश, रब्ता नहीं हो सका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद आम स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर नया दिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हालात ने सताया, बच्चों की भूख ने माँ का दिल तड़पाया, शौहर ने भी साथ छोड़ा। ऐसे में फैसलाबाद की शाजिया ने घर गृहस्थी चलाने का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। सड़कों पर रिक्शा चलाती बाहिम्मत खातून रिक्शा ड्राइवर की कहानी बता रही हैं रिदा सिंधु। शौहर से अलैदगी के बाद दूसरों का सहारा लेने की बजाय फैसलाबाद की शाजिया ने अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे खींची, आइए आपको दिखाते हैं। शौहर बहुत ज़्यादा लापरवाह था। अपने पाँव पे मैं कमा के बच्चों को पाल के दिखाना चाहती हूँ कि अगर तुमने मुझे बदनामी लगा के या मुझे बेसहारा करके छोड़ दिया है तो मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो मेरे बच्चों को खाने को दे रही है। मेरा नाम शाजिया नहीद है। मैं फैसलाबाद की ग्रीन टाउन की रहायशी हूँ। रिक्शा चलाती हूँ। मैं अपने बच्चों को छोड़ के आती हूँ स्कूल में, उनके साथ बच्चियाँ लगवाई हुई हैं, वो बच्चियों को लेके आती हूँ साथ। रिक्शा चलाने की नौबत यही है बस कि बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरी है। रेंट का घर है, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मजदूर आदमी है वो गुजारा नहीं कर सकता। कितने अरसे से रिक्शा चला रही हैं? ये अब मैं 3 साल से चला रही हूँ रिक्शा। जब सीखा था तब तो मैंने शौक से सीखा था, अब मेरी ये मजबूरी बन गया है। शुरू में जब मैंने चलाना शुरू किया था, मैं भी जब आदमी मेरी तरफ घूर के ऐसे देखते थे तो मैं घबरा जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना अच्छा इज़्ज़त का कमा रही हूँ और इज़्ज़त का खा रही हूँ, इसमें तो मेरी इज़्ज़त है। रिक्शा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, लेकिन ये है कि ये पुराना रिक्शा मैंने लिया था, लेकिन अब ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। बस इसी कोशिश में हूँ कि ये मेरा रिक्शा नया हो। मेरी यही अपील है कि मुझे अपना घर, कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा हो कि जो मुझे अपना घर लेके दे दे, मेरा रिक्शा नया हो जाए तो चलो ये मेरे लिए टेंशन कम हो जाए। तो एक तो मुल्क में शदीद गर्मी है, दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल किया हुआ है। कराची में दिन भर जो है वो बिजली गायब रहती है, लेकिन तर्जुमान के इलेक्ट्रिक जो हैं वो कहते हैं कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है। शहर के 400 सनती फीडर्स भी लोड शेडिंग फ्री हैं। क्या कहना था उनका, मज़ीद सुनते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वाज़े करने के लिए इस वक्त वो ये है कि कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक जारी है। खुसूसन वो इलाके जिधर बिजली की चोरी या लाइन लॉसेस की शरह 20% से कम है, मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं और रहेंगे भी। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल फीडर्स 400 के करीब जो कराची की कमर्शियल और सनती सरगर्मी को मुतहरिक रखते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। लोड शेडिंग अगर इस वक्त स्केड्यूल के तहत की जा रही है तो बिलखुसूस उन एरियाज़ में की जा रही है जहाँ पे चोरी की शरह बहुत ज़्यादा हो या बिलों की मुस्तकिल अदम अदायगी हमें देखने में आ रही है। इन इलाकों में भी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन किसी भी 24 आवर पीरियड में हमने नोटिस की है या कंडक्ट की है वो 9 घंटे रही है। तो ये खबर या ये दावा या ये तासुर भी देना कि किसी भी कराची के एरिया में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, ये सरासर दुरुस्त नहीं है और इस खबर की सख्ती से तरदीद भी की जाती है।
बिलखुसूस जिन एरियाज़ के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग जारी है उसके अंदर बल्दिया, लांडी, नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे एरियाज शामिल हैं, जिधर चोरी की शरह या बिलों की बर वक्त अदायगी ना होने की वजह से जो लॉसेस हैं वो तकरीबन 60 to 70% या इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक मुस्तकिल जो हैं इक़दाम लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि यौमिया बुनियाद पर तकरीबन 5000 ऐसे कनेक्शंस हैं जो हम डिस्कनेक्ट किए जाते हैं बिलों की नॉन पेमेंट की वजह से। साथ ही साथ कुंडों के रिमूवल के हवाले से भी क्वाइट एक्टिवली एक मुहिम चल रहा है पूरे शहर में, और हज़ारों की तादाद में और सैकड़ों किलो की तादाद में जो है कुंडे वसूल किए जा रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा है। हमारी गुजारिश है आवाम से कि इस चोरी के हवाले से जो है हमारे साथ ताउन करें और चोरी का खात्मा करके एरियाज़ की प्रोफाइल को बेहतरी में लाने में हमारी मदद करें। ये तो शहर की गर्मी आपने आपको बताई। अब चोलिस्तान का रुख अगर करें तो यहाँ शदीद गर्मी का राज है, इतना कि जानवरों की अमवात का सिलसिला थम नहीं सका है और उसके ऊपर खुश्क साली, मज़ीद इससे दर्जनों मवेशी हलाक हो गए हैं। इमरान आसिफ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बाद चोलिस्तानियों को इमदाद मिल रही है या नहीं, उनके मसाइल में कुछ कमी आई है या नहीं, समा की टीम ये खोज लगाने चोलिस्तान पहुँच गई। प्यासे चोलिस्तानी आज भी पानी की तलाश में माल मवेशियों के हमरा आग बरसाती गर्मी में बका की जंग लड़ रहे हैं। उनके लबों पर सिर्फ बारिश की दुआएं हैं। से गरीब बंदा हूँ, क्या करता हूँ, माल वाला बंद हूँ, माल छड़ता भी हूँ। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत मवेशियों पर कहर बनकर टूट रही है। असा तो कोई इंतजाम नहीं दिता कोई 20 साल तो जंगल दे विच। ठीक है जी हाँ, असा यो चाहूँ जो साको कोई भी हेल्प दिता वने जंगल विच पानी की तरफ। माल बेचारा मरदा पे, ना कोई पानी है ना कोई खुराक है, असा तो बहु मजबूर हूँ इतना। टोबा चाचड़ा और सादिक वाला टोबा में मजीद दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलंदोबांग दावे तो कर रही है, लेकिन अवाम इन दावों से मुतमईन नजर नहीं आते। जो रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं वो इतने दूर हैं कि वहां तक पहुंचना हर एक के बस में नहीं। इमरान आसिफ, समा, चोलिस्तान, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान के शहरी ने मुगलिया दौर की तर्ज तामीर से मुतासिर होकर नक्श नगार अपने घर में सजा लिए। मुख्तलिफ रंगों के डिज़ाइन और शीशों से बने आराइशी आर्ट ऐसे बनाया गया है कि जो भी देखता है हैरान रह जाता है। मोहसिन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई मुगलिया दौर का महल नहीं बल्कि आर्ट से मोहब्बत करने वाले मुल्तान के मोहम्मद इमरान का घर है, जिन्होंने बड़ी महारत से अपने घर के दरो दीवार को शीशा गरी, नकाशी, डिज़ाइनिंग और पेंटिंग से सजा रखा है। काफ़ी एक्सपेंसिव काम है, शाही काम है, शहजादों, मुग़लों, शहनशाहों का काम है, महलात में हुआ, बड़ी बड़ी हवेलियों में हुआ, तो अब मैं अपने घर में इसको कर रहा हूँ। मोहम्मद इमरान ने मिस्री और मुगलिया दौर की पेंटिंग्स को अपने हाथों की महारत से तैयार किया, जो देखने में इंतहाई दिलकश नज़र आती हैं। तो हमने पहले जो है ना मुगलिया दौर का सुना था काम अच्छा होता है, देखा था, तो उसके बाद मस्जिदों में भी ऐसा काम माशाल्लाह देखा है, लेकिन यहाँ के घरों में जो है ना ये पहली दफ़ा देखा है भी इतना माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है, तो देख के बड़ा दिल खुश हुआ है। खूबसूरती, नफासत और शौक की खातिर मोहम्मद इमरान ने सदियों पुराने मुगल फ़न तामीर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। गुजरावाला के हल्का पीपी 63 बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 50 देहात को आपस में मिलाने वाला कदीम पुल भी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। कूड़े गंदगी के अंबार के बायस इलाका मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अपने इलाके का अहवाल बता रहे हैं सैयद अली रज़ा। मैं सैयद अली रज़ा पीपी 63 का रहायशी हूँ। ये वो पुल है जो इस इलाके के तकरीबन 40-50 से ज़्यादा जो गांव हैं और टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ जो है वो पुल है और इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी हुई है। तो मेरी कौम बाला से यही दरख्वास्त है कि इस मसले की तरफ देखा जाए, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए और ये किसी इंसानी हादसे का हम जो है फिर शिकार हो जाए। और जहाँ बहुत बहुत बड़े मसले हैं वहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये मोड़ अमीनाबाद का वो अंडरपास है जो साल से इसी हालत में है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो हमें बाला से यही दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। बहुत दफ़ा अफसरान आए हैं लेकिन कोई खातर खा उसमें जो है वो बेहतरी नहीं आ सकी। एक और बहुत बड़ा मसला जो है, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंदगी के वो पहाड़ हैं
जो उस एरिया के साथ ही आबादी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है कि एक आबादी के साथ आप इतना बड़ा जो है वो डंपिंग साइट जो है बना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इसका जो जहरीला पानी है वो भी पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से जो और जहरीली बीमारियाँ वो भी लोगों के अंदर जो है वो निकल रही हैं। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस मसले की तरफ गौर किया जाए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन हमारे मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जिन पे हमें शक होता है कि एक तरफ तो हमने आपको दिखाया है कि जहाँ गंदगी है और दूसरी तरफ इतनी सफाई है कि हैरत होती है। और सिर्फ सफाई नहीं बल्कि कुछ ऐसी सौगात भी होती हैं कि जिनको देख के मुंह में पानी आता है। गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ चेरी पककर हो गई है तैयार। ये फल मुल्क भर की मार्केट्स तक कैसे पहुँचता है, मंदिर शिगरी की रिपोर्ट में आपको दिखाते भी हैं। ये खट्टी मीठी लाल लाल चेरी खूबसूरती में आला, जायका बेमिसाल। गिलगित बल्तिस्तान के बागात में इन दिनों चेरी की बहार आई है। बेहतरीन पैदावार पर काश्तकार खुश हैं। मजदूर बड़ी एहतियात से चेरी को दरख्तों से उतारकर डब्बों में पैक कर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। इससे मेरी पार्ट टाइम का जो चेरी का काम करने से मेरी स्कूल के अखराजात पूरी होती हैं। और साल भर के जो हमारे फिर खाने पीने के अखराजात है और जो सेहत के हवाले से जो हमारे अखराजात है, मैं इसी चेरी से मैं पूरी कर रहा हूँ। पैकिंग के बाद व्यापारी इस फल को खरीद कर मुल्क भर में सप्लाई करते हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे चेरीज़ हैं, देसी चेरी और फ्रांसीसी चेरी। इनको हम पंजाब, लाहौर, पेशावर, सवात, कराची हर जगह में हम बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। काश्तकार कहते हैं हुकूमत इस खुश जायका फल की बैरून मुल्क एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे। इस तरह बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मंदिर शिगरी, समा, गिलगित। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें। कराची का क्लब क्रिकेटर सनसनीखेज मैच में अपनी टीम को फतह दिलवाते ही ज़िंदगी की बाजी हार गया। मरहूम को आहों और सिस्कियों के साथ मलीर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, खिज़र आज़म ने रिपोर्ट बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। हफ्ते की रात अन्नू भाई पार्क में क्लब क्रिकेटर उमर खान दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए। मैच में उमर खान ने आखिरी ओवर कराया, टीम को कामयाबी दिलाई। जीत की खुशी मनाते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो पिच पर गिर गए। उमर खान को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो दम तोड़ गए। मेरा ये भाइयों जैसा दोस्त था, क्रिकेटर बाद में था, पिछले 6-7 साल से तो मेरी टीम में खेलता चला आ रहा है। मरहूम की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। उन्हें मलीर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उमर खान निजी बैंक में मुलाजिम था। सोगवारान में बेवा और 2 बच्चे हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची।